दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मोटल के बारे में सुना है जो इंसानों की आत्माओं को खा जाता है? आज हम बात कर रहे हैं साल 2023 की बेहद खौफनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी मोटेल मेलाती की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 से। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान मोटेल बना है जिसे गांव वाले शापित कहते हैं। एक पुलिस वाला अपने सीनियर के कहने पर यहाँ चेकिंग के लिए पहुँचता है। जैसे ही वो पुलिस वाला गेट के अंदर एंटर करता है, अचानक लाइट्स चली जाती हैं और उसके फोन के सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। मोटेल के अंदर सन्नाटा होता है। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचता है तो उसे एक औरत की अजीब सी फोटो दिखाई देती है। ये इस मोटेल की मालकिन मेलाती की मरी हुई माँ की फोटो थी। तभी उसे पास के कमरे से आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो उसे एक बेहद डरावनी डॉल दिखाई देती है जो रॉकिंग चेयर पर बैठी थी और हूबहू चक्की डॉल जैसी लग रही थी। डर के मारे पुलिस वाले की हालत खराब हो जाती है क्योंकि मोटेल के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। तभी उसे एक कमरे में भूत दिखाई देता है। इससे पहले कि वो पुलिस वाला वहां से भाग पाता, पीछे से मोटेल की मालकिन मेलाती एक भारी कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है और वो वहीं मर जाता है। अब कहानी सीधा 7 दिन पीछे शिफ्ट होती है। हम एक परिवार को देखते हैं, दारा, उसका पति करीम और उसका छोटा बेटा जिमी। ये लोग दारा की माँ के अंतिम संस्कार से लौट रहे होते हैं और रात को आराम करने के लिए इसी मोटेल मेलाती में रुकते हैं। वहाँ उन्हें गोलोक नाम का एक अजीब बोना रिसेप्शनिस्ट मिलता है। गोलोक जिमी को बड़े ध्यान से घूरता है और कहता है, तुम मुझे किसी पुराने की याद दिलाते हो। गोलोक उन्हें बताता है कि इस मोटेल की एक प्रथा है, हर गेस्ट का स्वागत मेलाती खुद चाय पिलाकर करती है। जब वो लोग मेलाती के कमरे में जाते हैं तो जिमी की नजर उसी चक्की जैसी डॉल पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। जिमी को लगता है कि वो डॉल उसे बातें कर रही है। मेलाती बातों बातों में दारा को ताना मारती है कि उसने अपनी माँ को मरने के लिए नर्सिंग होम में छोड़ दिया था। असल में दारा की माँ की आत्मा गुस्से में वहीं खड़ी होती है जो सिर्फ मेलाती को ही दिख रही होती है। जिमी बताता है कि डॉल ने उसे कहा, तुम मेलाती के मरे हुए बेटे के जैसे दिखते हो। फिर जब वो कमरे में जाते हैं तो दारा को बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ के लिए बहुत ही गिल्ट फील कर रही थी। वो बहुत रो रही थी। तभी करीम उसे समझाता है कि हमने उन्हें अच्छे इलाज के लिए उनका कोई ध्यान रख सके इसीलिए उनको वहाँ भेजा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो जिमी को रॉकिंग चेयर हिलने की आवाज आती है। सामने उसकी नानी की आत्मा खड़ी होती है बहुत ही गुस्से में और वो कहती है कि तुम सब लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी जिमी रोता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। दारा की माँ की आत्मा जिमी को पीछे से खींचकर बाथरूम के शीशे के अंदर ले जाती है। जब दारा की आंख खुलती है तो वो जिमी को बेड पर न पाकर बाथरूम में जाती है। वो जैसे ही बाथरूम में जाती है दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वो अंदर से देखती है कि उसकी माँ की आत्मा ने जिमी के शरीर को पॉजेस कर लिया है। जिमी के हाथ में एक खंजर होता है और वो सोते हुए अपने ही पिता करीम का खून कर देता है। दारा जब बाहर आती है तो वो जिमी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। दारा की माँ की स्पिरिट कहती है कि तुम लोगों ने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, अब इसका भुगतान तुम सब भरोगे। दारा की माँ की आत्मा उसे कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हो सके तो रोक लो मुझे। जिससे गुस्से में आकर दारा अपनी माँ की तरफ स्पीड में जाती है और वो खिड़की से कूद जाती है। दारा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह मेलाती और गोलोक आते हैं। गोलोक जिमी के शरीर से सारा खून निकाल लेता है और तीनों की लाशों को भट्टी में जला देता है। यहाँ पता चलता है कि मेलाती अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए बच्चों के खून का इस्तेमाल कर रही है। अब कहानी में एक बेहद अजीब ट्विस्ट आता है। मोटेल की मालकिन मेलाती अचानक कैमरे की तरफ देखती है और ऑडियंस से सीधा बात करने लगती है। वो बताती है कि वो कोई आम औरत नहीं है बल्कि वो इमोर्टल यानी अमर है और इसकी वजह है उसकी माँ पर लगा 100 साल पुराना श्राप। बात साल 1887 की है जब मेलाती की माँ का बार बार मिसकैरेज हो रहा था। वो एक डायन के पास गई ताकि उनका बच्चा बच सके। डायन ने बदले में बच्चे को मांगा पर माँ ने देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर डायन ने उन्हें एक अजीब बीमारी का श्राप दे दिया। इस भयानक बीमारी के इलाज के लिए मेलाती की माँ कुसुनो नाम के एक रिसर्चर के पास जाती है जिसका बड़ा सा घर ही आज ये मोटेल मेलाती है। उसने जब मेलाती की माँ को देखा तो उसकी माँ से कहा कि तुम रात को आना अपनी बेटी को लेकर। रात में जब मेलाती और उसकी माँ उसके घर जाते हैं तो रास्ते में मास्कमैन आ जाते हैं। मास्कमैन वो होते हैं जो गांव में डायनों और चुड़ैलों को पकड़ते हैं। उन लोगों ने उन्हें डायन समझकर पेड़ पर फांसी दे दी जिससे मेलाती की माँ मर गई।
तभी वहाँ उस विच की बेटी आ जाती है और वो मेलाती को बचा लेती है और दोस्ती का वादा करती है। अगली सुबह कुसुनो का बेटा सिकेट मेलाती को अपने घर में छुपा लेता है। कुसुनो कोई सीधा साधा रिसर्चर नहीं था। वो बीमारियों पर रिसर्च करने के लिए लाशों को पैसे देकर खरीदता था और घर के अंदर बनी अपनी लेबोरेटरी में उन पर अजीब एक्सपेरिमेंट करता था। मेलाती जब कुसुनो को अपनी माँ की बॉडी के पास देखती है तो वो उससे कहती है कि उनकी माँ की बॉडी को न काटे और उन्हें जला दे, लेकिन कुसुनो बहुत जिद्दी था। वो मेलाती की एक नहीं सुनता। तभी मेलाती के अंदर की श्राप वाली ताकत जाग जाती है। उसके गुस्से की वजह से रूम के अंदर ढेर सारी आत्माओं का आगमन होता है। कुसुनो उन आत्माओं को देखता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसे लगता है कि ये कोई साइंस होगा, इसीलिए वो मेलाती की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और मोटल में दो अलग अलग अजीब कहानियां शुरू होती हैं। पहले है रिजाल और माया, एक यंग कपल जो घर वालों से छुपकर यहाँ सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कमरा लेते हैं। मेलाती जब माया को देखती है तो उसे चेतावनी देती है कि रात के 12 बजे से पहले इस मोटल से निकल जाना, पर वो दोनों इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। हम उनके बेड के नीचे एक स्प्रिट को देख पाते हैं। माया बाथरूम में जाती है, तभी अचानक पूरे मोटल की लाइट्स चली जाती है। रिजाल अपने कमरे के बेड पर बैठा होता है, तभी उसे टीवी के अंदर एक भयानक भूत दिखाई देता है। रिजाल डर जाता है, पर तभी टीवी अपने आप बंद हो जाती है। उधर माया बाथरूम के अंदर खड़ी होकर लगातार मेलाती की उन अजीब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे बाथरूम में एक अजीब ड्रग की शीशी मिलती है। वो उसे लेकर रिजाल के पास जाती है और दोनों नशा करने के लिए उसमें से एक एक ड्रग की गोली निकाल कर ले लेते हैं। इसी बीच मोटेल में और दो लोग आते हैं, जेजा और उसका भाई। ये दोनों कोई गेस्ट नहीं बल्कि सुनसान मोटेल में चोरी करने के इरादे से आए थे। वो चुपचाप इस मोटेल के अंदर आते हैं और धीरे धीरे कीमती चीजें चुराने लगते हैं। चोरी करते वक्त उन्हें पुरानी किताबों के बीच में ढेर सारे पैसे छुपे हुए मिलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका नसीब खुल गया, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ टेबल पर मेलाती की माँ की एक पुरानी फोटो रखी थी। वही फोटो जो शुरुआत में पुलिस वाले ने देखी थी, लेकिन अब इस फोटो में से मेलाती की माँ गायब हो चुकी थी। असल में उनकी स्पिरिट अब पूरे मोटेल की दीवारों में समा चुकी थी और वो जेजा के भाई को हंट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब मोटेल के अंदर चोरों के लिए मौत का खेल शुरू होता है। कीमती सामान चुराते चुराते जेजा के भाई की नजर कोने में रखी उस चक्की जैसी डॉल पर पड़ती है। वो देखता है कि रॉकिंग चेयर पर बैठी वो डॉल अचानक अपने आप हिलकर सोफे पर आ जाती है। वो डरकर जेजा को बताता है, पर जेजा उसे डांट कर दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों अलग अलग कमरों में सामान ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही जेजा का भाई एक सुनसान कमरे में अकेला होता है, वहीं डॉल अचानक उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डॉल उस पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर देती है। वो दर्द और डर के मारे चिल्लाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वो मोटेल से बाहर निकलना चाहता था, पर मोटेल की जादुई दरवाजे उसे बाहर निकलने ही नहीं देते। उधर दूसरी तरफ मोटेल में हो रही इस भयानक तबाही से बिल्कुल अनजान रिजाल और माया अपने ही कमरे में उस ड्रग के नशे में धुत होते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी माया रिजाल से एक बड़ा ही अजीब सा और इमोशनल सवाल पूछती है। माया पूछती है, रिजाल, क्या जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी और मैं ऐसी नहीं रहूंगी, तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? रिजाल उसकी आंखों में देखकर हाँ बोलता है। फिर माया को उसी कमरे में रखे हुए बूढ़े लोगों के पुराने कपड़े दिखते हैं। वो उन कपड़ों को लेकर आती है और रिजाल के साथ उन्हें पहनकर रूम में अजीब तरीके से डांस करने लगती है। वो दोनों डांस करते करते इतने थक जाते हैं कि उन्हें होश नहीं रहता और वो वहीं पर सो जाते हैं। अब कहानी वापस चोर जेजा के पास आती है। वो अपने भाई को ढूंढते हुए और सामान चुराते हुए सीधे मोटेल के मालकिन मेलाटी के पर्सनल रूम में पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा देखकर कोई भी डर जाए, पर जेजा के दिमाग पर सिर्फ लालच सवार था। मेलाटी अपने कमरे के शीशे के सामने बैठकर बड़े आराम से अपना मेकअप कर रही थी, जैसे उसे आसपास की तबाही से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेजा पीछे से धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और वो अपना चाकू निकालकर बिना सोचे समझे मेलाटी के पेट में घोंप देता है और वो वहीं पर मर जाती है। मेलाटी जमीन पर गिर जाती है और जेजा समझता है कि उसका रास्ता साफ हो गया। वो उसका सारा कीमती सामान उठाने लगता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मोटेल के अंदर का असली तांडव शुरू होता है। माया की अचानक नींद खुलती है
और वो वॉशरूम जाने लगती है, पर अचानक उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगता है। वो देखती है कि उसके सिर के बाल सफेद होने लगे हैं और दांत एक एक करके टूटकर गिर रहे होते हैं, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। जब वो घबराकर शीशे में खुद को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। तभी उसका पैर फिसलता है और उसका सर बाथटब से टकरा जाता है। उम्र बढ़ने और चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शोर सुनकर रिजाल की आंख खुलती है, पर जैसे ही वो बेड से नीचे उतरता है उसकी रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होता है। वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन टूटने से मौत हो जाती है। उधर चोर जेजा का भाई डर के मारे भागते हुए सुनसान कमरे में आ जाता है, जहाँ एक पुरानी भट्टी लगी हुई थी। ये वही जगह है जहाँ गोलोक और 100 साल पहले कुसुनो लाशों को जलाया करते थे। तभी उसे भट्टी के अंदर से किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज आती है। जैसे ही वो डरते डरते मदद करने के लिए भट्टी का दरवाजा खोलता है, भट्टी के अंदर से एक भयानक आदमी निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुसुनो था। वो जेजा के भाई को जान से मार डालता है और उसके शरीर को कच्चा खाने लगता है। उधर जेजा जब सामान लेकर भाग रहा होता है तो उसके सामने वही मेलाती बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है, जिसे उसने चाकू मारा था। मेलाती उस पर चाकू से बार बार वार करती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है। जेजा अब भी जिंदा था। तभी गोलोक बंदूक लेकर आता है और उस पर गोली चला देता है। जेजा गोली लगने के बाद भी जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। अगली सुबह मेलाती और गोलोक हमेशा की तरह रिजाल और माया के रूम में आते हैं और डेड बॉडीज को उठाते हैं और भट्टी में जलाते हैं। मेलाती समझ जाती है कि ये दोनों सच्चा प्यार नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। तभी मेलाती की नजर माया की फिंगर में पहनी हुई एक अंगूठी पर पड़ती है। उस रिंग को देखते ही मेलाती की यादों में साल 1917 का फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुसुनो का बेटा सिकेट मेलाती से बहुत प्यार करता है। वो मेलाती के पास आया था और उसे रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मेलाती ने अपने श्राप और काली शक्तियों की वजह से उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिससे सिकेट का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसे वो रिंग संभाल कर रखने को कहता है। गोलोक जब दोनों की बॉडीज को भट्टी में जला देता है तो मेलाती 100 साल पुराना सच बताती है। जब कुसुनो ने मेलाती की माँ की बॉडी को काटा था तो उसके अंदर का काला सब्सटेंस और अजीब दांत निकलते हैं, जिस श्राप ने कुसुनो को वहीं जकड़कर खत्म कर दिया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम के जंगल में जाती है, जहाँ पुलिस को जेजा की डेड बॉडी मिलती है। इस मौत की जाँच के लिए सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को इसी मोटल में चेकिंग के लिए भेजता है, जो कि वही पुलिस वाला है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यानी ये एक कभी भी न खत्म होने वाला चक्रव्यूह है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में मेलाती जब बेसमेंट के पास जाती है तो उसे जेजा के भाई की आधी खाई हुई लाश मिलती है। वो समझ जाती है कि कुसुनो अब भट्टी से बाहर आ चुका है और वो बेहद गुस्से में है। लास्ट शॉट में हम कुसुनो को अंधेरे में जिंदा चूहों को पकड़ पकड़ कर कच्चा खाते हुए देखते हैं और मूवी इसी खौफनाक ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है।